बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में एमपी छत्तीसगढ़ पर विशेष फोकस रहेगा। एमपी और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर लगातार फोकस कर रही है बीजेपी। कमजोर सीटों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी जारी किए गए। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों को 4 कैटेगरी में फिलहाल बांटा गया है। एमपी में भी कमजोर सीटों पर फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं और मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह भी शामिल रहे। शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह वो भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे। तो देखिए, बीजेपी का विनिंग प्लान क्या कुछ है, इसको लेकर के तैयारियां इस वक्त बीजेपी कर रही है। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और ऐसे में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है और सबसे जरूरी ये कि वो तमाम सीटें जो कमजोर है बीजेपी के लिए, उस पर किस तरीके से फोकस किया जाए। क्या जातियों को लेकर के इस पे फोकस जरूरी है या फिर क्या कुछ नुकसान बीजेपी और क्यों बीजेपी को नुकसान यहां की सीटों पर या वोट्स में होते रहे हैं, इसको लेकर के लगातार चिंतन मंथन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जाता रहा है। तो बीजेपी का विनिंग प्लान पूरी तरीके से तैयार है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर लगातार फोकस है और कौन कौन मीटिंग में शामिल रहा है इसकी भी जानकारी आपको दे दें। शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, भूपेश बघेल, कमलनाथ, माफ कीजिएगा, अलग अलग जगह ये मीटिंग चल रही है और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये मीटिंग रखी गई है जिसका हिस्सा राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा रहे। खुद प्रधानमंत्री मोदी यहां पर बैठे हुए नजर आए और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी फोकस करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का विनिंग प्लान पूरी तरीके से तैयार है और आगामी चुनाव को देखते हुए जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है उस पर लगातार प्रधानमंत्री मोदी की नजर है। एक बड़ी मीटिंग हुई है क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में बीजेपी की तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और खासतौर पर वो तमाम सीटें जो कमजोर रही है बीजेपी के लिए उस पर आकलन किया जा रहा है, उस पर स्ट्रैटेजीज तय की जा रही है। बीजेपी का पूरी तरीके से फोकस है। तो देखिए, आगामी चुनाव को लेकर के क्या कुछ स्ट्रैटेजी बीजेपी की तरफ से बताई जा रही है, इस पर लगातार हमारी नजर है और इसी पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अमित तिवारी, नेता बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय अरोड़ा, नेता कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारी इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। सबसे पहले अजय जी, आपके पास आते हुए देखिए, जो स्ट्रैटेजीज बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है और जो तैयारियां प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जा रही है उसको लेकर के आप कैसे तैयारी करेंगे? और अमित जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। शिखा जी, भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है और जितने भी दल हैं जब चुनाव आते हैं सभी दल अपनी तैयारी करते हैं और इन्हें करनी भी चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की दशा हो रही है और जिस प्रकार से देश का आवाम नाराज है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में, जैसे भी 2 राज्यों पे चर्चा कर रही है, बाकी 3 राज्यों पे भी चर्चा करे और 27 सीटों की बात नहीं है शिखा जी। शिखा जी, कई सीटों पे बात है, मंथन करें, उनका आंतरिक मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते और वो करें, आगे भी करें और अपने आप को मजबूत करें। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ डाउन हो रहा है, दिन प्रतिदिन डाउन हो रहा है, जनता नकार रही है। जिस प्रकार से कर्नाटका में हुआ, जिस प्रकार से हिमाचल में हुआ, तो कहीं ना कहीं इनका चिंता का विषय है। करें अपनी, हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए अमित जी, अब ये जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी अजय जी ने कहा कि स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, लेकिन बीजेपी उन सीटों पर फोकस कर रही है जो कमजोर सीटें हैं। अब ये कमजोर सीटें लगातार आपके पास चली आ रही है और उस पर आपने स्ट्रैटेजिकली काम किया भी, तो बहुत कुछ हाथ नहीं लगा। उन तमाम सीटों की मैं बात कर रही हूँ, छत्तीसगढ़ का भी मैं इसमें जिक्र कर रही हूँ। तो अब आप अमित जी इसको कैसे साधेंगे और क्या लग रहा है कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा आपको मिल जाएगा? शिखा जी, देखिए, चुनाव के दौरान रणनीति क्या होगी, सीट शेयरिंग क्या होगी, मुद्दे क्या रहेंगे, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, इन पे बैठकें होती हैं, चर्चाएं होती हैं
और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये एक स्वस्थ पार्टी के अंदर भी एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था को दर्शाती है। देखिए, हमारी जो विश्वास है वो अटल है कि हमें देश को एक वैश्विक स्तर पे एक विकसित देश बनाना है। हमारी नियत में कोई संदेह नहीं है और हमारी नीति स्पष्ट है, तो हम अपनी स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पर वहीं अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कल तक जो संयोजक हुआ करते थे विपक्षी गठबंधन के, वो आजकल अपनी ही पार्टी के कालखंड को 2006 से पहले कैसा था, नीतीश कुमार जी का भाषण आपने सुना होगा, और संभावनाएं, वापसी के संभावना तलाशते हुए अटल समाधि पे जाया जाता है। दूसरी तरफ आपने दिल्ली में जो इनकी टकराव चल रही है आम आदमी पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी ने भी कह दिया है कि हम अगली बैठक जो मुंबई में होने वाली है उसमें हम आएंगे या नहीं आएंगे, उस पर भी संदेह है। और दूसरी तरफ शरद पवार जी को आपने देखा कैसे चुपके चुपके वो भी संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो अपने वैल्यूज को, अपने मूल्यों को ताक पे रख के जो गठबंधन बनते हैं, उनको उनका हश्र क्या होता है ये हमारे सामने दिख रहा है। लेकिन अमित जी, विपक्षी पार्टियां तो 2024 के लिए कह रही है कि पूरी तरीके से तैयार है, और कहा तो ये भी जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि पूरे मैंडेट के साथ आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता नकार रही है। यही बात उस दिन भी खड़गे जी ने भी यही बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राचीर से जो बातें कही, अगले साल आने की बातें कही, उन्होंने कहा कि यहाँ से मैं झंडा फहराऊंगा, लहराऊंगा, लेकिन खड़गे की तरफ से कहा गया कि ये आगे की सोच रहे हैं, फिलहाल अपने विधानसभा जो क्षेत्र है उनको बचा ले, राज्यों को बचा ले। शिखा जी, बिल्कुल हम विश्वासवादी लोग हैं और हम एक विश्वास के साथ चलते हैं कि हमने जो जनता के लिए काम किए हैं और जनता ने उन मुद्दों पे हमें वोट दी। हमें किसी के साथ कोई भी जैसे विपक्षी दल करते हैं टीका टिप्पणी एक दूसरे के प्रति, कल तक एक साथ थे, आज आम आदमी पार्टी अलग हो रही है, नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हो रहे हैं, शरद पवार चुपके चुपके अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। तो ये खेल हमारे गठबंधन में नहीं हो रहा है। हम सब एक साथ हैं, एकजुट हैं, हमारी नीतियां स्पष्ट हैं, हमारी नीयत साफ है और उसी साफ नीयत के साथ हम विकास कर रहे हैं। चलिए, राहुल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं अजय जी, मैं आपके पास आऊंगी, एक जवाब राहुल जी से ले लेते हैं। राहुल जी, अब विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में और 2024 तो थोड़ा सा दूर, कैसे, क्या फील कर रहे हैं, क्या आप महसूस कर रहे हैं जो स्ट्रैटेजी बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही है? क्योंकि अभी हमने कर्नाटक चुनाव भी देखा, हमने वो पहाड़ी राज्यों के भी चुनाव हमने देख लिए, हिमाचल का भी चुनाव देखा, लेकिन बीजेपी को वहां पर शिकस्त मिली है। क्या आपको लग रहा है कि 5 राज्यों में बीजेपी जिस मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है, कामयाबी मिलेगी? देखिए, हम अगर बीजेपी के पूरे प्रणाली को देखते हैं तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्राय तिथियों के घोषित होने के बाद हुआ करती थी शिखा जी। लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं कुछ अलार्मिंग सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी ने देखी है। भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कहेगी कि हम लोग तो लगातार चुनाव के मुद्रा में होते हैं हम लोग, लेकिन जिस प्रकार से कल बैठक हुई है और ये बैठक जिस प्रकार से उसमें अलग अलग सीटों को चिन्हित करना पड़ा, यानी कमजोर सीटों को, तो इसमें कई मामलों में हम लोग को दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ी हुई दिख रही हैं। वहां पे सोचिए कि अगर हम लोग ने उत्तर प्रदेश जैसे चुनाव भी देखे शिखा जी, जहां पे कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया। वहीं अगर मध्य प्रदेश में देखें तो वहां पे पार्टी जो है कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पे नहीं जा रही, या फिर अगर छत्तीसगढ़ में कहें तो रमन सिंह के नाम पे जो है कि वो चुनाव में नहीं जा रहे हैं। तो एक तरह से वो अब कहा जा रहा है कि सामूहिक नेतृत्व के नाम पे जाएंगे। तो बीजेपी के लिए चुनौतियां इन राज्यों में काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और इसे बीजेपी जान रही है। तभी उन्हें कमजोर सीटों को लेकर फोकस करना पड़ रहा है। और अमित जी अभी 2-3 चीजें कह रहे थे कि भाई अलग अलग पार्टियां जो पहले नीतीश कुमार क्या बयान देते थे, अब क्या बयान दे रहे हैं। अमित जी, नीतीश कुमार जी के बयान को ढूंढने के लिए तो आपको बहुत पहले जाना पड़ेगा। आपने तो ओम प्रकाश राजभर को पहले 15 दिन पहले उनके जो बयान थे आपके गठबंधन में शामिल होने से पहले, वो क्या स्थितियां थी। आपने अजीत पवार को अपने तरफ शामिल किया, 27 जून को प्रधानमंत्री ने काफी तीखा हमला किया था और 2 जुलाई को उप मुख्यमंत्री बना दिया और मतलब इसका जो है वित्त मंत्री भी संयोजक नहीं है ना। आप पुराने घटनाओं को नीतीश कुमार संयोजक है, विपक्षी एकता के नीतीश कुमार संयोजक हैं। और जब वो संयोजक हैं और वही अपने ही सहयोगी के कालखंड को जब दर्शाने लगते हैं कि 2006 से पहले देखिए बिहार क्या हुआ करता था और वो सब मंच पे उपस्थित हो, ये होता है। 2006 में जाना पड़ रहा है। आप ओम प्रकाश राजभर का बयान को देखिए, वो भी तो आपके पहले सहयोगी थे। ओम प्रकाश राजभर हमारे एनडीए के संयोजक नहीं है ना।
वो चीज आप करता आज के डेट में रहता तो है। सहयोगी है ना इन्होंने आपके। नहीं, लेकिन राहुल जी चूंकि राहुल जी आप लेकिन बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की, लेकिन ये तो हर कोई जानता है कि नीतीश कुमार के ख्वाब प्रधानमंत्री बनने के रहे और यही वजह रहा कि वो बिहार को बिल्कुल नजरअंदाज करते रहे। वो धुर विरोधी पार्टी जिसको वो देखना नहीं चाहते थे, चले राजनीति में मान भी लिया कि कुछ भी संभव है, लेकिन वो धुर विरोधी पार्टी आरजेडी, उसके साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। फिर ये सत्ता नहीं तो और क्या, और फिर ये तो जनता का अपमान है, बिहार की जनता का। शिखा जी, ये अपमान तो भारतीय जनता पार्टी ने तब भी किया था जब एक तरह से आरजेडी और जदयू दोनों गठबंधन में चुनाव जीती थी और फिर इन्होंने जो है कि जदयू को अपने साथ लेके सरकार बना लिया था। तो देखिए, राजनीति में मूल्य और नैतिकता की जब बातें करते हैं तो वो हर पक्ष के ऊपर जो है उसके धब्बे पड़ते हुए हम लोगों को दिखाई देते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उसके ऊपर तो आज के समय में कोई भी पार्टी हम लोग नहीं कह सकते कि मूल्य और नैतिकता के आधार पे कोई खड़े ढंग पे है। लेकिन सवाल तो तब खड़े हो जाते हैं कि जब 27 जून को, सुन लीजिए भाई, 27 जून को जब आप ताबड़तोड़ हमला करते हैं और कहते हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी को हम छोड़ेंगे नहीं, और ज्यादा दिन नहीं, 2 जुलाई को उसमें से भ्रष्टाचारी आपके समूह में शामिल हो जाता है, तो फिर आपके भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई आप एक चार्जशीट बता दीजिए, चार्जशीट में नाम तक बता दीजिए आप एक बार उनका। अजीत पवार के आरोप थे, आपके ईडी के आरोप उनके ऊपर है, उनके बेटे के ऊपर है, उनके पत्नी के ऊपर है। आप कह रहे किनके चार्जशीट तो बता दीजिए, आपके बोलने से थोड़ी हो जाता कुछ। चलिए ठीक है, एक बार अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी देखिए, कांग्रेस ने कर्नाटक में जिस तरीके से चुनाव लड़ा, जनता को गारंटी दी, अब आपके सामने एक राज्य नहीं, अब आपके सामने 5 राज्य हैं। राहुल गांधी दोबारा यात्रा पर भी निकल रहे हैं और जो गारंटी दे करके कर्नाटक में जिस तरीके से आपकी जीत हुई, काबिले तारीफ थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि 5 राज्यों में इसका असर ऐसी किसी गारंटी को लेकर आप आ पाएंगे? साथ ही मेरा दूसरा सवाल ये भी कि एमपी में आपने जिस तरीके से 50% कमीशन की बात प्रियंका गांधी की तरफ से कही गई, वो तो बिल्कुल बेबुनियाद साबित हुआ। आपको नहीं लगता कि इसका नुकसान कांग्रेस को हो जाएगा? कोई नुकसान नहीं होगा, प्रियंका गांधी सत्य बोला है। जैसे कर्नाटका में 40% कमीशन की बात आई थी, 40% कमीशन वाली सरकार गिर गई और मध्य प्रदेश में 50% वाली कमीशन वाली सरकार गिरने जा रही है। लेकिन अजय जी, ये तो आरोप मात्र था ना, आरोप तो सिद्ध नहीं हुए। आप झूठ है, आप देखिए आरोप सिद्ध भी होंगे, आरोप सिद्ध भी होंगे। एक अमित जी, मैं आपके अमित जी आई कम बैक टू यू, मैं आपके पास आऊंगी। उत्तेजित ना होइए, अजय जी आप अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ शिखा जी, जिस इल्जाम जो लगाया है, इल्जाम नहीं होते, राजनीति में तथ्यों पे बात करते हैं हम, हमारी कथनी करने में फर्क नहीं है। शिखा जी, जो हमने बातें की हम साबित करेंगे। जैसे अमित जी अभी बीच में बोले थे कि आप पे सबूत क्या है, आपने शिकायत की नहीं की, सब काम होंगे। और शिखा जी, 5 राज्यों में हमारा प्रदर्शन देखिए पिछली बार से बहुत बेहतर होने जा रहा है। पहले हमने मध्य प्रदेश भी जीता था, इन्होंने पीठ पे छुरा घोंप के सत्ता हासिल की मध्य प्रदेश में। सबको पता है कि इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करके किस प्रकार से मध्य प्रदेश में जीती हुई बाजी हम जीत गए थे, जनता ने हमें चुना था। और यानी जो गारंटी आपने कर्नाटक में लगाया है अजय जी, वही फिट करेंगे, उसी गारंटी को आप फिट करेंगे, हर जगह काम कर जाएगा? बहुत संक्षिप्त में उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल अमित जी, मैं गागर में सागर भरूंगा और गारंटी हम हर जगह देंगे, बिल्कुल हर जगह देंगे। आपकी मान्य बात का उत्तर शॉर्ट में दे दिया। ठीक है, अमित जी आपके पास आते हुए अजय जी कह रहे हैं कि गारंटी देंगे, जिस तरीके से कर्नाटक में गारंटी काम कर गया, 40% कमीशन का मध्य प्रदेश में आरोप लगा दिए उन्होंने। जो भी है, जो भी बातें निकलकर सामने आई, यही 5 राज्यों में कांग्रेस की तरफ से अप्लाई किया जाएगा और कांग्रेस को जीत मिलेगी। बिल्कुल शिखा जी, देखिए मैं खड़गे जी की बात से शुरू करता हूं। कल जब प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण समाप्त हुआ, खड़गे जी ने कितनी जो बयानबाजी करी वो बहुत ही निंदनीय थी। इस तरीके से उन्होंने 140 करोड़ के परिवार पर अविश्वास जताया और मात्र एक परिवार पे उन्हें विश्वास है जो कि वो देश के कर्ता धर्ता है, वो उनका मानना है और उसी के लिए वो काम करते हैं। देखिए, दूसरी बात, झूठ बहुत समय तक नहीं चलता है। हो सकता है झूठ कई बार हावी हो जाता है और वो सच को दबा भी देता है, पर सच आखिरी में निकलकर सामने आता है। शिखा जी देखिए, जिस तरीके से इन्होंने हिमाचल प्रदेश को झूठ से जीता, कर्नाटक को झूठ से जीता। हम हर दिन हिमाचल प्रदेश में, आज वहां पे आपदा हुई है, लेकिन वहां पे हम संघर्ष कर रहे हैं कि जो वादे वो करके आए हैं जनता को देने के लिए, वो पूरे करें। कर्नाटक में बिजली का वादा ये करके आए हैं, आज कर्नाटक की बिजली 50% से बढ़ गई है। मैं कर्नाटक में ही बैठा हूं, अजय जी इसका अगर जवाब दे पाए तो बताएं। तो
और तो देखिए जिस तरीके से अब ये 40% वहां पे ये लेकर आए थे, कोई प्रूफ वो नहीं दे पाए। यहाँ पे 50% लेकर आए हैं, उसके लिए भी झूठे तथ्य इन्होंने अपने ग्राफ खुद ही गढ़े हैं। तो झूठा पत्र लेकर, झूठा एक संगठन बनाकर, झूठा व्यक्ति जिसको कोई अता पता नहीं है, लेकिन अमित उसे जी, लेकर अगर मान लीजिए तो फर्ज मैं कीजिए ये चाहूंगा। झूठ भी है, तो शिखा जी, झूठ मैं के साथ तो चाहूंगा। फिर जीत मिल रही है ना इनको। ये भी तो एक स्ट्रैटेजी तो इसके लिए भी आपको तैयार करनी पड़ेगी। अजय जी से रिएक्शन ले लेते हैं अमित जी, फिर हमने देखिए, जब शिखा जब जी, एजेंसियों ने बताया कि ये झूठ है, हमने एफआईआर दर्ज करना चालू किया तो ये भाग खड़े हुए। चलिए। पहले संसद से भाग खड़े हुए, आपने अब यहाँ से एमपी से भाग खड़े हो रहे हैं। ये भगोड़े शिखा जी, लोग इन्होंने हैं। हिमाचल अच्छा, से बात अच्छा। की, इन्होंने प्राकृतिक आपदा पे बात की। प्राकृतिक आपदा कहीं भी हो सकती है, इस पे चर्चा, बल्कि हमें बड़ा सीरियस होना पड़ेगा जी। उत्तराखंड हो चाहे हिमाचल हो, जो प्राकृतिक आपदा हुई है, इसके लिए तो हमें बड़ा दर्द है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अमित जी इस पे भी राजनीति कर रहे हैं। सर आप कैसी बात कर रहे हैं अजय जी? अजय जी आप कैसी बात कर रहे हैं? जब आपदा होती है तो कांग्रेस सबसे पहले राजनीति कर रही है, बीजेपी कर रही है, तो आप कह रहे हैं कि होनी नहीं चाहिए। नहीं आप होनी किसी चाहिए। भी राज्य में ले लीजिए, आप शिखा जी, बालासोर की घटना ले, आप सर कोई भी ले मणिपुर में आप भी लीजिए, राजनीति करते राजनीति आप हुए करने आए लगते हैं, हैं। संसद बाधित कर दिया पूरा आपने। शिखा जी, हिमाचल उत्तराखंड की मैं बात नहीं करूंगा, मैं तो कहूंगा कि देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। शिखा जी बिल्कुल देश नहीं में होनी कहीं चाहिए, भी- आपकी बात सही हाँ। है सर, आपकी बात यहाँ स्क्रीन के लिए अच्छी है, लेकिन आप एक बात बताइए, उत्तराखंड में जब इतनी बड़ी आपदा अभी कुछ महीनों पहले आई, दरारें पड़ रही थी जोशीमठ में, क्या आप लोगों ने राजनीति नहीं की साहब? नहीं, आप हमने कह दीजिए नहीं हमने की। चेताया। अगर हम सरकार को चेताएंगे नहीं, शिखा, हमारा कुशल विपक्ष है, हम सरकार की बताएंगे, उपलब्धियां भी बनाएंगे। बीजेपी भी और जो यही कर रही है, कमी है, बीजेपी भी अजय जी यही कर रही है, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। चलिए चलिए ठीक है, राहुल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका रिएक्शन ले लें। देखिए दो तीन चीजें, अगर मान लीजिए कि अमित जी कह रहे हैं कि भाई प्रियंका जी ने झूठ बोला इसलिए एफआईआर दर्ज हुआ। शिखा जी, मध्य प्रदेश में पहले 52 जिले थे, इस साल जो कि 3 जिले और बन गए, 55 जिले हो गए। तब तो फिर अब सवाल ये उठ रहा है कि आपने 41 जिलों में एफआईआर क्यों किया? तब तो 55 के 55 जिलों में एफआईआर कर दीजिए। जब आप एफआईआर करते हैं तो फिर एक तरह से अभी राजनीति का जवाब तो आप राजनीति के माध्यम से दीजिएगा ना। लेकिन ठीक है, आपने एफआईआर का माध्यम चुना है, वो भी एक अच्छा ही माध्यम आपने ले लिया। अगर आपको ये पसंद कौन आया सी बात होती है? आप झूठ बोलेंगे और आप कहेंगे नहीं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति झूठ बोलना राजनीति होती है क्या? नहीं राहुल जी, झूठ बोलना राजनीति होती है सुन लीजिए, मैं क्या? झूठ बोलना राजनीति में शोभा देता है? आप तथ्यों को लेकर आए ना, आप अपने कालखंड में जो डेवलपमेंट आपने किया उसको लेकर बात कीजिए। उससे आपको और नुकसान होगा। झूठ बोलना ये कौन सा बात है? सहानुभूति वोट जो है कि और जब एफआईआर कर रहे हैं तो आप कहेंगे राजनीतिक तौर पे आप जाइए। क्यों राजनीतिक तौर पे जाएं? आप झूठ बोल रहे हैं और हम राजनीतिक तौर पे जाएं। देखिए अमित जी, राहुल जी, राहुल जी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप एक एक करके बोले, आवाज नहीं आ रही है, जनता तक जो हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं नहीं पहुंच पाएगा। राहुल जी प्लीज कंटिन्यू। शिखा जी, वही मैं कह रहा हूँ कि मैं तो देखिए अमित जी के बीच में नहीं बोल रहा, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अगर आपने 41 एफआईआर दर्ज किया हुआ और आप सोच रहे हैं कि आप विपक्षी दल आरोप लगाकर उसका जवाब एफआईआर से देंगे, तो ये लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी पहल नहीं है। उल्टे में राजनीतिक रूप से मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला कदम है, क्योंकि ऐसे स्थिति में कांग्रेस के प्रति और सिंपैथी फैक्टर भी उत्पन्न होगा। तो इन सब चीजों को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं कहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी प्लान है वो पटरी से उतरा हुआ दिख रहा है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जो कि चुनाव के घोषणा के बाद हुआ करती थी, इनको पहले ही नहीं वो एक तरह से पूरी रणनीति बनानी पड़ जा रही है। चलिए राहुल जी, मैं अगर आपसे बिल्कुल निष्पक्ष होकर के पूछना चाहूं, 5 राज्यों में चुनाव, 5 में अलग अलग राज्यों का आप जिक्र कर लीजिए, कहां किसकी सरकार बनती दिख रही है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। देखिए मैं तो इसमें छत्तीसगढ़ गया हूँ शिखा जी, और छत्तीसगढ़ के ग्राउंड पर मैं घूम के राहुल आया जी हूं। बहुत संक्षिप्त में प्लीज, संक्षिप्त। मैं इसलिए कह रहा हूं, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है। इसमें कहीं दूसरे अन्य राज्यों पे क्या होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति कांग्रेस की काफी मजबूत है वहां पे आज के समय में। अगर मैं दूसरा कहूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, देखिए वहां पे कांटे की टक्कर की स्थिति चल रही है। ठीक है, राजस्थान, राजस्थान में भी बिल्कुल कांटे की टक्कर की स्थिति बनी हुई है। तेलंगाना, तेलंगाना तेलंगाना में जो एक तरह से आप ये कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जो नंबर 2 पे थी, वो अचानक से जो नंबर 3 के कंडीशन पे वो पहुंची। मिजोरम, चुनौतियां इनके लिए हर तरफ हर जगह पे मौजूद है वहां पे। ठीक है, मिजोरम सर, मिजोरम में बता दीजिए प्लीज। हाँ जी, देखिए जिस तरह से मणिपुर को लेके भारतीय जनता पार्टी के एक नेगलेक्ट का रवैया रहा, उसको लेके आक्रोश की स्थिति कहीं न कहीं पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, तो वहां पे इनके लिए अगर ये अभी से देखिए, उसका परिणाम पर निर्भर करेगा कि क्या
राहुल जी, अब मणिपुर जो मैंने आप आपसे ये दल- सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, तो आप विश्लेषण कर सके। अमित जी, अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए मेरी तरफ से ये कि 3 राज्य तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ आपके लिए चुनौती बहुत बड़ी है क्योंकि अभी फिलहाल विपक्षी पार्टियां यहाँ पर सरकार बनाकर बैठी है। कैसे आप इसके सोल्यूशन में पहुंचेंगे? हालांकि मीटिंग्स तो चल रही है, लेकिन क्या कुछ आपको नजर आ रहा है? शिखा जी, देखिए अभी किस तरीके से राहुल जी ने एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात कहा, और उन्होंने कहा कि झूठ बोलना चुनाव की रणनीति होती है। किसी भी एक स्वस्थ लोकतंत्र में क्या झूठ बोलना राजनीतिक रणनीति हो सकती है? ये सोचने वाली विषय है, और अगर ये कोई मानता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो झूठ बोलना ना हमारी नियत है, ना हमारी नीति है। हम सच की लड़ाई लड़ते हैं और सच्चे और सही मुद्दों राहुल पर जी, जो हमने प्लीज काम किए हैं हम अमित उस जी पर को लड़ते बोलने दें हैं। आप। हाँ, ठीक है उन मुद्दों को लेकर जनता के सर। बीच जाते हैं। और जो 5 राज्यों में कितने राज्यों में आपकी सरकार बनती हुई दिख रही है? अमित जी, अजय जी, आई विल कम बैक। बिल्कुल शिखा जी, संक्षिप्त में हम सर। सारे राज्यों में अपनी सरकार बनाने को लेकर चलिए, ठीक है। काम आज- करेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। अमित हम जी, मेरे पास जब माफ काम कीजिए, करने जा हम जब समय चुनाव से- में जाएंगे, हम जीतने के लिए चुनाव में चलिए, जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। अजय जी, आपकी तरफ से भी मेरे पास समय सर बहुत कम है। अजय जी, 5 राज्य, कहां तक आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी कामयाब हो जाएगी? शिखा जी, हम हर जगह कामयाब होंगे, हमें पूरी उम्मीद है, और हमने बिल्कुल धरातल पे काम किया है। चलिए। और जिस प्रकार से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, सबको हमने तो नफरत की दुकान में मोहब्बत दी है। मोहब्बत, हम तो मोहब्बत का पैगाम उसकी लेके आए हैं। मोहब्बत जी। दुकान ठीक से है। चाइनीज समाचार बिक रहा है। अमित जी, हाँ। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राहुल जी, बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, समय की थोड़ी कमी है। तो देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कमर कसी जा रही है।